हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। अब एकदम एग्ज़ाम का पीक टाइम आ गया है, आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए। अभी जल्द ही हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के अकॉर्डिंग जो होगा वो आपको दिया जाएगा। जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में प्रयास रहेगा कि आपके साथ शेयर हो जाए हर टॉपिक से, हर चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। मतलब ये हूबहू वही क्वेश्चन प्रयास किया जाएगा जो बोर्ड में आपको बिलोंग करता रहे, ज़्यादा चांस बने, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो कि वो बोर्ड में बिलोंग करे, वो क्वेश्चन आपके सामने लाया जाएगा। बट अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण में पहला टॉपिक है आपका चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है? अगर इसको डिफाइन करने चाहें तो ये होता है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के माप को ये चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी ये कहे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में या किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से गुजरने वाले कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से डिनोट करते हैं। इसे फाई या फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। अब हम ये कहें कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र फाई है जिसमें एक स्मॉल चुंबकीय क्षेत्र ए है, तो चुंबकीय फ्लक्स की संख्या ना, यदि हम कहें यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक छोटा सदिश क्षेत्रफल ए हो तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बी छोटा क्षेत्रफल है, इस नाते छोटा चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो डी लगता है, डी फाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डॉट डी ए। ठीक, या क्या लिख सकते हैं आपको, बी डी ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा जो है, जहाँ थीटा चुंबकीय क्षेत्र बी और डी ए के बीच का कोण है, डी ए के बीच का कोण है। ठीक, जैसे कैसे बनेगा, यहाँ एक सरफेस बना देते हैं ऐसे। अब इस सरफेस का माउथ जो होगा ऊपर की तरफ ऐसे है, ये हो गया आपका डी ए, और चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन अगर ये बी है, इनके बीच जो एंगल बन रहा है थीटा, तो मिल गया, क्या हो गया, डी बी इक्वल टू बी डी ए कॉस थीटा। ठीक है ना। और बड़ा सरफेस हो, जैसे यहाँ पे कोई बड़ा सरफेस आ जाता है, बड़ा सरफेस का मतलब क्या हो गया, जैसे इस तरह का है ये फिगर, ये हो गया बड़ा सरफेस का मतलब कि कोई बड़ा सरफेस आप इस तरह से ले लेते हैं ना। यहाँ कोई छोटा सा सरफेस है, इसमें ये हो गया बी, ये हो गया ये, तो बी का डायरेक्शन हो गया ये सदिश एरिया सदिश का डायरेक्शन हो गया क्या, डी ए। ठीक, तो यहाँ एंगल ये क्या है, थीटा। अब ये पूरे बड़े क्षेत्रफल का, बड़ी एरिया का
होल पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स या होल पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से बिंदु बी, ये लिखे हैं कि चित्र बी में, चित्र बी में संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे पूरे का तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा बी डी ए कॉस थीटा, ठीक। ये क्या हो गया आपका, होल पृष्ठ से संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। यूनिट देख लेते हैं हम लोग, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट मात्रक, SI मात्रक देख लेते हैं। SI मात्रक होता है वेबर, क्या लिखते हैं हम, वेबर, ठीक। इसको WB से ऐसे दिखाते हैं, वेबर, ठीक, वेबर हो गया। अब CGS यूनिट क्या होगी, CGS मात्रक क्या होगा, CGS मात्रक लिखते हैं मैक्सवेल, क्या लिखते हैं, मैक्सवेल, क्या होता है, मैक्सवेल, ठीक। यानी एक मैक्सवेल बराबर होगा 10 के घाते -8 वेबर, ठीक। और या क्या लिखेंगे, एक वेबर बराबर हो जाएगा 10 के घाते 8 मैक्सवेल, ठीक। ये छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है, ठीक है ना। डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ जाते हैं, यह एक सदिश राशि है, क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई भी एक अदिश राशि है, सदिश नहीं है बल्कि एक अदिश राशि है। इसमें मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता, दिशा नहीं होता है। बी बाई फाई भी एक अदिश राशि है। बीमा क्या लिखेंगे हम, बीमा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी बी की बीमा ना R इंटू ए की बीमा, बी की बीमा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा F/IL ना, और इसकी बीमा और ये हो जाएगा ए की बीमा, ठीक है। तो यहाँ बीमा लिखेंगे तो ML/T-2 हो जाएगा अपान ए को, आई को एम्पियर होता है, एल का एल ही हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे L² ना, L² तो यहाँ एल से मर जाएगा, ये आ जाएगा आपका ML²T-2 A इनवर्स। ये हो गया आपका जो है बीमा, किसका हो गया, चुंबकीय फ्लक्स का बीमा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बीमा आपसे पूछा जाता है MCQ में, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ और इसका एक दूसरा मात्रक और होता है, यहाँ पे वेबर लिखे तो वेबर के स्थान अगर यहाँ बी का लिखते हैं तो ये होता है इसका टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये SI यूनिट एक और हो जाएगी इसकी, ठीक। ये SI यूनिट अगर और लिखें तो SI यूनिट इसकी और एक और हो जाएगी। ये SI मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर लिखें तो B का मात्रक होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो MCQ में ये भी मिल सकता है कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है, हो सकता है वेबर न दे करके क्या दे, टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से टेस्ला मीटर स्क्वायर B का मात्रक और एरिया सदिश
क्षेत्रफल का मात्रक लिखेंगे तो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, फटाफट उतार लो फिर आगे चलते हैं ना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये चुंबकीय फ्लक्स जैसे आपने लिखा पीछे कि फाई बी ना, फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए या बी डी ए कॉस थीटा, बी डॉट ए या क्या हो जाएगा बी डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये अधिकतम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा। विशेष स्थितियां में पहला पॉइंट है कि इफ यदि यानी यहाँ ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर। थीटा बढ़ेगा तो ये प्रवाह बढ़ेगा या घटेगा। इसका मतलब ये है कि यदि थीटा इज इक्वल टू थीटा तो चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू सेम हो जाएगा, क्या लिखेंगे बी डी ए, ठीक है ना, बी डी ए कॉस थीटा या बी ए कॉस, ठीक हो जाएगा बी डी ए या बी ए कॉस थीटा ना। कैसे हो जाएगा ये फिगर सेम उसी तरह से बन जाएगा। कैसा आपका होगा यहाँ पे जैसा भी उसमें फिगर बना हुआ था डायरेक्ट फार्मूले के हिसाब से, ये बी का डायरेक्शन है और ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है डी ए, ठीक है। तो बी डी ए अगर स्मॉल है तो यहाँ डी ए ऐसे लगा सकते हैं कि डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डी ए कॉस थीटा, बी डी ए कॉस थीटा। और दूसरा केस है इसी में, दूसरा केस है यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी दैट विल बी द जीरो यानी मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मिनिमम यानी न्यूनतम, क्या लिख सकते हैं निम्नतम, ठीक निम्नतम स्थिति में हो जाएगा। यानी अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो गई, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब कैसे हो गया, ये देखिए दूसरा फिगर ए पे है, बी आप बना देंगे कुछ इस तरह का, ये है ठीक ऐसे, ये बी का डायरेक्शन हो गया और ये डी ए का डायरेक्शन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री ना, ये बी फिगर हो गया। तो यहाँ पे ऐसे पृष्ठ से कोई भी चुंबकीय फ्लक्स पास नहीं होगा, ठीक है ना। तीसरा कंडीशन है बेटा कि यदि थीटा विल बी जीरो अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए, सदिश वेक्टर की दिशा अर्थात क्या लिख देंगे, अर्थात सदिश क्षेत्रफल की दिशा बी के समांतर हो जाए, बी के समांतर हो तो फाई क्या हो जाएगा, फाई बी इज इक्वल टू बी ए या छोटा एरिया होगा, छोटा एरिया होगा क्या लिखेंगे डी फाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डी ए, ठीक। इसका मतलब ऐसे स्थिति में ये क्या हो गया मैक्सिमम, क्या हो जाएगा मैक्सिमम अधिकतम, ठीक। अब यहाँ कंडीशन ये आता है कि जो थीटा की वैल्यू है, इसका मतलब ये थीटा की वैल्यू ये हो गई कि ग्रेटर थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, थीटा इज ग्रेटर दैन 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर दैन 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू बढ़ रही है ना, 90 से बड़ा हो रहा है तो फाई बी क्या होगा, यानी फाई बी क्या होगा, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो फाई बी क्या होगा, यहाँ पे जैसे जीरो था तो क्या हो गया मैक्सिमम हो गया, जीरो यहाँ सॉरी थीटा की वैल्यू जब जीरो थी तो क्या हो गया ये
मैक्सिमम अधिकतम वैल्यू आ रही, 0 से बढ़ने लगा, थीटा से बड़ा हो गया, तो यहाँ फाई भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, धनात्मक। ठीक, और दूसरा कंडीशन है कि फाई भी थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक, याद रखिएगा थीटा 90 से बड़ा होगा तो फिर मैक्सिमम के बाद 0 आएगा, 0 के बाद ऋणात्मक में जा रहा है ना। थीटा इज ग्रेटर देन 90, 90 पे 0 हो गया, 90 पे cos 90 0 हो गया, तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो गई, उसके बाद होगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में होगा। थीटा इज लेस देन 90, जैसे 90 से छोटा 0 पे आया तो मैक्सिमम हो गया, ये फाई भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा। ठीक, इतना याद रखना है आपको। अब 90 के बाद उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में क्या होगा, अगर तीसरा फिगर ये देखें, इसके लिए तो कैसे होगा, सरफेस आप ऐसे बनाएंगे, किसके लिए आप देख रहे हो, जब सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन का मतलब अब ये एरिया वेक्टर हो गया ऐसे ना, ए का डायरेक्शन, और इसी के डायरेक्शन में आपका बी भी हो गया, क्या हो गया, इसी के डायरेक्शन में बी भी हो गया। तो ये सी वाला फिगर है जो यहाँ आपने देखा कि थीटा इक्वल टू 0 यानी सेम डायरेक्शन में हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हो गया। ठीक है ना। अब इसके बाद बात आती है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की। किसकी बात आती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, आप कहेंगे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इसमें कहाँ से आ गया। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी फैराडे ने ये कहा कि अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके इर्द गिर्द, उसके अगल बगल, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबक के आसपास भी चुंबक के द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा भी करंट यानी धारा उत्पन्न होनी चाहिए, उसी का प्रयोग है यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें है क्या, यहाँ जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है, फैराडे साहब ने ये कहा कि अगर हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके इर्द गिर्द क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए, उसका उल्टा भी प्राप्त होना चाहिए। लोग जब ये कहें तो लोग बड़ा मजाक उड़ाया इसका कि ऐसे कैसे, ये कहाँ क्या मतलब है। तो उन्होंने प्रूव किया। प्रूव कैसे किया इन्होंने कि कोई बार मैग्नेट ले लिया, ठीक, क्या ले लिया, कोई बॉल मैग्नेट ले लिया। जैसे स्टार्टिंग में है ये एक बॉल मैग्नेट है आपका, यानी दंड चुंबक, दंड चुंबक, इसका यस हो गया, ये यन हो गया। और इससे क्या किया गया कि एक गैल्वानोमीटर युक्त कुंडली इन्होंने ले लिया। क्या ले लिया, गैल्वानोमीटर युक्त कुंडली ले लिया इन्होंने। ऐसी कुंडली ली जिसमें धारा मापक यंत्र लगा हो। तो धारा मापक यंत्र तो आपका अमीटर भी होता है, लेकिन अमीटर का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कुछ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर थोड़ा बहुत करंट फ्लो होती है तो मेजर नहीं कर पाता है, माप नहीं कर पाता है। इस नाते गैल्वानोमीटर उससे सुपीरियर विद्युत ऑपरेटर्स है, उपकरण है, जो थोड़ा सा भी विद्युत करंट पास होती है, धारा पास होगी तो उसको मेजर कर लेता है। तो एक ऐसा कॉइल लिया गया जिसमें गैल्वानोमीटर लिया गया। ऐसे स्थिति में ये जो एरो देख रहे हैं ये गैल्वानोमीटर का संकेतक है, जो ये बताएगा कि धारा प्रोड्यूस हुई कि नहीं हुई। तो फिगर ए में कंडीशन ये दोनों स्थिर थे। जो दंड चुंबक है, जो यहाँ कुंडली है,
एक दूसरे में कोई आपेक्षिक गति नहीं हो रही है। लेकिन दूसरे में क्या हुआ कि अब इस बार मैग्नेट को कुंडली के तरफ लाया जा रहा है। कहाँ लाया जा रहा है बेटा? कुंडली के तरफ लाया जा रहा है। तो कुंडली के तरफ लाया गया तो देखा गया कि कुंडली में, जैसे कुंडली की तरफ लाते हैं तो कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है, अब ये नॉर्थ इंड यानी उत्तरी ध्रुव कुंडली के तरफ आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, तो उसका उल्टा धारा इसमें बहने लगती है। ठीक है ना? उसका उल्टा धारा इसमें बहने लगती है। ठीक, यानी एंटी क्लॉकवाइज होने लगती है। जब इसका मतलब कि यहाँ इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है वो किस में हो गया? राइट साइड हो गया। किसमें हो गया? राइट साइड हो गया डिफ्लेक्शन। ठीक, यानी जो गैल्वानोमीटर का संकेतक है वो दक्षिणावर्त डायरेक्शन में घूम जाता है। ठीक, और दक्षिणावर्त डायरेक्शन में घूमता है यानी करंट चल रही है एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे जब दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को पास लाया जाता है। अगला कंडीशन है जब बार मैग्नेट को यस और एन को दूर ले जा रहे हैं। एन को क्या कर रहे हैं? हम दूर ले जा रहे हैं, यानी एन के इंड को, उत्तरी ध्रुव को चुंबक कॉइल से, कुंडली से हम दूर ले जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? जो अब इसका नॉर्थ पोल जो है कुंडली से आगे जा रहा है, दूर जा रहा है, तो कुंडली में देखा, सॉरी गैल्वानोमीटर में ये देखा गया जो संकेतक है उसका वो लेफ्ट साइड जो है यानी वामावर्त दिशा में घूम जाता है। वामावर्त दिशा में घूमने का मतलब कि चुंबकीय बल रेखाएं अब अंदर की तरफ दूर जा रही है, तो इसका अपोजिट ये क्लॉकवाइज इसमें करंट प्रोड्यूस हुई। कैसे हो गई? क्लॉकवाइज। ठीक, ये कंडीशन में आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका बी फिगर। अब दूसरा कंडीशन ये है कि हम इंड को बदल देते हैं, यानी अभी नॉर्थ को पास लाया गया फिर दूर ले जाया गया। अब हम कहेंगे कि हम साउथ को एक बार नज़दीक लाते हैं फिर दूर ले जाते हैं। ठीक है ना? नॉर्थ को एक बार दूर ले जाते हैं, एक बार नज़दीक ले आते हैं। तो यहाँ कंडीशन क्या होगा? चलिए यहाँ हम लोग इंड बदल देते हैं थोड़ा सा। इंड बदलने का मतलब कि यहाँ यन कर देते हैं, यहाँ यस कर देते हैं। अब इसको पास लाते हैं तो कैसा होगा? सेम इसी का उल्टा होने लगती है क्रिया ये। ठीक, इसकी उल्टा क्रिया होने लगती है। यहाँ जी है आपका ये, अब ये नॉर्थ इंड आ रहा है तो कैसे हो जाएगा? नॉर्थ का मतलब कि कंडीशन इसका जैसे ये सेम था, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ आती है, अंदर की तरफ आ रही है तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे क्लॉकवाइज कंडीशन में करंट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक, इसका मतलब क्या कंडीशन होगा? ये बामावर्त डायरेक्शन में ऐसे घूम जाता है। और नेक्स्ट कंडीशन जब इसको हम अवे ले जाते हैं ना, अवे ले जाने का मतलब अगला कंडीशन ये है, ये आपका बार मैग्नेट है, ये यन हो गया और ये यस हो गया। ठीक है, अब इसको हम अवे ले जा रहे हैं। ठीक, इसको मैं पास ले जा रहा था तब ऐसे स्थिति हो गई, अब हम नज़दीक लेके आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अब इसमें धारा एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रही है। जैसे कि यहाँ देख रहे थे आप, कहाँ अवे हो गया आपका ना, अवे होने की कंडीशन में ये वाला कंडीशन प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे। तो ये कंडीशन प्रोड्यूस होने का मतलब कैसे हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रही है करंट, यहाँ के बाद ये ऐसे हो जा रहा है। यानी हम क्या कह पाएंगे कि जब हम साउथ पोल को यानी उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को हम कॉइल से दूर ले जाते हैं तो गैल्वानोमीटर में
ठीक। गैल्वानोमीटर में या धारा मापी में जो विक्षोभ उत्पन्न होता है वो दक्षिणावर्त में होने लगता है। ठीक, ये फैराडे का एक एक्सपेरिमेंट है, ये प्रयोग है। ठीक है ना, एक प्रयोग है। इस प्रयोग के द्वारा आपने देखा कि इनको हम कैसे लेके आते हैं, पास ले आते हैं तो क्या होता है, दूर ले जाते हैं तो क्या होता है। यहाँ ये प्रूफ किया गया कि हम बार मैग्नेट के चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा अगर हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं ना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में, कॉइल में एक धारा उत्पन्न होती है, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। वो डिपेंड करता है कि हम किस पोल को पास लाते हैं और दूर ले जाते हैं। तो इस प्रयोगों के आधार पे फैराडे ने अपना नियम प्रतिपादित किया। ठीक, फैराडे का नियम, फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम। इसके बाद क्या जाता है, फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम, फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक, चुंबकीय प्रेरण का नियम, इनके दो नियम हैं। ठीक, इनके दो नियम आए इसी के आधार पे, इस प्रयोग के आधार पे इनके दो नियम हैं। कौन कौन सा? पहला है, ठीक, यदि किसी विद्युत परिपथ में यदि किसी विद्युत परिपथ में परिबद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। आपने लिखा यदि किसी विद्युत परिपथ में परिबद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रयोग के आधार पर हम लोग क्या देख रहे हैं, इस प्रयोग के आधार पर हमने हम लोग देखा कि जैसे ही बार मैग्नेट को यानी तल चुंबक को आगे पीछे उसके सिरा को कर रहे हैं कुंडली के पास, तो कुंडली में भिन्न प्रकार से, जैसे कभी ना पोल को जो है पास लाया जा रहा है तो क्या हो रहा है, गैल्वानोमीटर में धारा नियंत्रक धारा मापक में जो है वो उसका संकेतक जो है धनात्मक यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। जब हम उत्तरी ध्रुव को दूर ले जा रहे हैं कुंडली से, तब बाहर दिशा में घूम रहा है, जिसकी वजह से करंट कैसे प्रोड्यूस हो रही है, क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रही है। दूसरे कंडीशन में जैसे साउथ पोल को यानी उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को पास ले जा रहा है तो बाहर दिशा में डिफ्लेक्शन दे रहा है। ठीक, और दूर ले जा रहा है तो दक्षिणावर्त में डिफ्लेक्शन दे रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे कंडीशन में आपका डिफरेंट केस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ये प्रयोग के आधार पे फैराडे ने दो नियम प्रतिपादित किया। कौन सा? पहला नियम है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल। जैसे कि बद्ध पर एक क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, उनमें परिवर्तन हो रहा है तो उस परिपथ में क्या हो रहा है, एक विद्युत वाहक बल EMF उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तथा इस पूरे परिघटना को हम चुंबकीय
विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक, दूसरा नियम है इनका कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अर्थात क्या होगा कि E इक्वल टू EMF, विद्युत वाहक बल को हम E से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो जाएगा? माइनस d∅b/dt। ठीक, d∅d/dt ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लगा लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? नहीं पूछा होगा, श्योर अनसर्टेन पूछेगा तो निश्चित तौर पे पूछा जाएगा। इसका हम धनात्मक मान यानी मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल लगाते समय हम लोग सिर्फ ऐसे लिखते हैं। इसको कैसे लिखा जाता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन ये धनात्मक मान मॉड ऑफ निकालते हैं तो जैसे चुंबकीय विद्युत वाहक बल मॉड ऑफ इक्वल टू, तो ये होता है माइनस d∅b/dt। ठीक, अब ये बराबर हो जाएगा किसको? ये अगर ऐसे मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो सिर्फ इसका मान धनात्मक फॉर्म में होता है। ये याद रखिए आप, जो मैथ वाले बच्चे हैं वो समझते हैं। ये ऐसा जब होता है तो इसका मान सिर्फ धनात्मक केस में लिखा जाता है। यानी E इक्वल टू क्या मिल गया आपको? d∅b/dt, लेकिन फार्मूले में आपको यहाँ तक लिखना होगा। इसी के द्वारा किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा यानी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने के बाद आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल मिल जाता है, जिसके वजह से चुंबकीय क्षेत्र से एक चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से आपको एक धारा उत्पन्न होने लगती है उस परिपथ में। तो इन्होंने प्रूफ कर दिया कि जैसे किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित होती है तो वहाँ उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सेम उसी तरह से किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन किया जाए तो वहाँ भी एक धारा उत्पन्न हो जाती है, जो इन्होंने प्रयोग करके दिखाया। ठीक, और उसी के आधार पे दो नियम भी बनाए और ये नियम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण नियम है। इन्होंने दो नियम बनाया। ये जब तक आप इंडक्शन पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे, तब तक आपको ये काम आता रहेगा। इस नाते बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।